चलिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन एक्सरसाइज का नेक्स्ट 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन से नेक्स्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले है हम लोग का 11 नंबर। तो अभिलंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन में क्या, तो इस तरह से हम लोग को फिगर दिया हुआ है, उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो कोण है इसका मान हम लोग को बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए इस तरह से कि पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ी के आगे पुलिस और एम्बुलेंस, मतलब देखिए उल्टा होकर के पुलिस लिखा हुआ है। तो ये उल्टा पुलिस और ये उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा हुआ रहता है। अब कभी भी ध्यान दीजिएगा तो पुलिस गाड़ी और एम्बुलेंस के आगे पर जो शीशा के सामने जो ऊपर मेरा ये रहता है ना शीशा, जहाँ से हवा वो रुकता है और ड्राइवर को चलाने में कठिनाई नहीं होती है, वो शीशा ऊपर में देखिएगा तो ये रहता है लिखा हुआ। पुलिस जो रहता है वो इस तरह से रहता है लिखा हुआ, और एम्बुलेंस जो रहता है वो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग को बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है क्या कि दर्पण से संबंधित निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या क्या, तो ध्रुव को, वक्रता केंद्र को, मुख्य अक्ष को, मुख्य फोकस को, फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को और द्वारक को। ये सभी का परिभाषा हम लोग को देखना है। 15 में है क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि अभिलंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक सतह है, मतलब यहाँ पर प्रकाश टकराए नहीं, और कोई प्रकाश इस तरह से, चलिए पहले ये एक अभिलंब यहाँ खींच दिए। अब कोई प्रकाश जो है वो इसी से आएगा यहाँ, और यहाँ टकराने के बाद वापस इसी पथ से लौट गया। तो हमको बताना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो हमको बताइए कि अगर ये रेखा जो अभिलंब है, अच्छा यहाँ यही फिगर को देख लीजिए आप। जैसे आपतन कोण किसको कहते हैं, तो ये अभिलंब और ये किरण के बीच, आपतित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ है उसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। और ये वाला क्या है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ है उस कोण को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का क्या चीज हो जाएगा कि यहाँ से मान लीजिए ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और यही हो जाएगा कि हम लोग का आपतन कोण। तो अंदाजा लगाइए कि कितना डिग्री का हो सकता है। चलिए एक अंदाजा ले लेते हैं 30 डिग्री का। अब इसको हम लोग इस तरह से कम कर दिए तो कितना होगा, जो भी होगा 30 से कम ही होगा। तो मान के चलते हैं कि क्या कि 20 हो गया। अब और घटा दिए तो चलिए सपोज करते हैं क्या हो गया कि 10 हो गया। अब इसको यहीं पे चढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, है ना। तो अभिलंब और ये अभिलंब है और ये आपतित किरण मान लीजिए, तो इसके बीच का कोण गुना कहते हैं। अब इसको इसी में चढ़ा दिए तो बीच का कोण कुछ बचा ही नहीं। तो इसके चलते अभिलंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 1 नंबर में आप लोग को पूछता है कि अभिलंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान कितनी होती है। तो इसका एक लाइन का आंसर लिखना है कि अभिलंबक आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरह से हम लोग को ये फिगर दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या कि ये परावर्तन कोण का मान निकालना है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि परावर्तन कोण का मान बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हम लोग को एक लाइन पे ही केवल लिखना रहता है। तो ये भी 1 नंबर के लिए आता है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री पर टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ और यहाँ इस रेखा के बीच, मतलब इस तरह अलग से फिगर बना लेते हैं। चलिए तो ये वाला लाइन यहाँ खींचिए और ये अभिलंब हुआ, इसके बीच का कितना कोण हुआ, तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से इधर जो रेखा है
वो कितना डिग्री इधर बना रहा है, तो 30 डिग्री। अब अंदाजा लगे ये कितना बचेगा, तो जाहिर सी बात ये 60 डिग्री होगा, तब ना दोनों मिलकर के 90 डिग्री आएगा। तो इसलिए हम लोग जान लें ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होती है। तो इसलिए अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसलिए हम लोग का एक लाइन में आंसर हो गया। थोड़ा सा गाड़ी डिस्टर्बेंस किया तो फिर मैं बता देता हूँ। तो इसलिए ये परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्यों 60 डिग्री हुआ, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री अगर हम निकाल रहे हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसलिए इसका भी लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, सीधे आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद लिखिएगा क्या कि मतलब ये फिगर दिया हुआ है ना, तो उसमें निकाल लेना है। उसके बाद कह देना है क्या, उसको माइंड में निकालना है या तो रफ में निकालना है, इसको बना करके दिखाना नहीं, क्योंकि एक नंबर का ही मात्र पूछता है। और एक लाइन पर लिखिएगा क्या कि परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री होगा। ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री देगा। यहाँ पर हो सकता है क्या कि यहाँ 60 कर दे, यहाँ 60 कर दे। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर ये परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। तो ये इतना अगर 60 है तो ये 30 बचा, और ये जब 30 बचा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर आप करने सक जाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको चले देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ी के आगे ये इस तरह से उल्टा वाला पुलिस और एम्बुलेंस क्यों लिखा हुआ रहता है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछला क्लास का वीडियो पर मैंने बताया था कि एक पार्श्व परिवर्तन के बारे में बताया था ना। तो पार्श्व परिवर्तन में मैंने बताया था क्या कि अगर आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा तो दर्पण में जो हम लोग का प्रतिबिंब है वो 180 डिग्री पर घूम जाता है, और 180 डिग्री पर घूम करके दिखाई देता है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। ठीक है। तो उसी के कारण पर ये जो पुलिस और एम्बुलेंस है, उस गाड़ी जो है इसके आगे पर हम लोग इस तरह से पुलिस और एम्बुलेंस लिखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि मान लीजिए यहाँ पर पुलिस गाड़ी है और यहाँ पर मेरा गाड़ी है, अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस साइड में, दोनों इस साइड में जा रहे हैं। अब पुलिस के आगे में जो रहेगा लिखा हुआ इस तरह का पुलिस, उसको हम अपना गाड़ी के साइड मिरर पर देखेंगे तो हमको पार्श्व परिवर्तन होने के कारण वो उलट करके दिखाई देगा और इस तरह से दिखाई देगा पुलिस, और ये वाला एम्बुलेंस भी उलट करके दिखाएगा हमको सीधा एम्बुलेंस। इसमें क्या होगा, हमको पढ़ने में आसानी होगा, और जैसे पुलिस या एम्बुलेंस दिखेगा तो झट से हम उसको साइड दे देंगे। ठीक है। तो इसका कारण यही है। तो अब इसको लिखना कैसा है तो उसको बता देते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है कि पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ी के आगे उल्टा वाला पुलिस और उल्टा वाला एम्बुलेंस इसलिए लिखा हुआ रहता है ताकि उनसे आगे की गाड़ी का चालक जब अपना साइड मिरर पर इसको देखे, उल्टा पुलिस और उल्टा एम्बुलेंस को देखे, तो पार्श्व परिवर्तन होने के कारण ये सीधा पुलिस और सीधा एम्बुलेंस उसको दिखाई दे और वो जल्दी से उसको जाने का रास्ता दे दे। इससे आगे लिखेगा क्योंकि ये गाड़ियाँ आपातकालीन गाड़ियाँ हैं और इसे जल्दी से जगह देनी चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका जो आंसर आपको किस तरह करना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है। तो इसको देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। तो दर्पण से संबंधित निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। कैसा क्या है चीज को, तो ध्रुव को, वक्रता केंद्र को, मुख्य अक्ष को, मुख्य फोकस को, फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को और द्वारक को। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों हम लोग का फिगर बन चुका है। अब चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ध्रुव। तो ध्रुव किसको कहते हैं, तो किसी भी गोली दर्पण का ठीक बीच वाला जो बिंदु रहता है उसी को कहते हैं हम लोग उसका ध्रुव। और इसको पी अक्षर द्वारा सूचित की जाती है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक मेरे पास एक गोली दर्पण है ना। तो गोली दर्पण का ठीक बीच में जो बिंदु है, मतलब कि एक यहाँ जो बिंदु है इसी को कहते हैं हम लोग इसका ध्रुव। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है, उसके बाद ध्रुव हेडिंग डालना है, उसके बाद डैश देकर दूसरी लाइन पे लिखना है क्या कि गोली दर्पण के ठीक मध्य वाला
गोली दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। इसे P अक्षर द्वारा सूचित की जाती है। तो गोली दर्पण का ध्रुव का परिभाषा कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा आता है क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो समझने के लिए आप देखिए इस तरह से हम एक गोली दर्पण पकड़े हैं। अब गोली दर्पण इस तरह से है, यहाँ पे चिट्टा है। अब थोड़ा कल्पना करो इसको हम बढ़ा रहे हैं, जब पूरा बढ़ाइएगा तो इस तरह से गोला बनेगा, है ना। तो गोला बनेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि गोली दर्पण जो है वो एक तरह का गोला का भाग होता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर कैसे लिखें उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि सबसे पहले आप गोली दर्पण वक्रता केंद्र आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद डैश देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। इसी गोले का केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। आप इसे C अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख पाइएगा। अब अगला क्या चीज है उसको देखिए। हम लोग का अगला है क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। तो फिगर में देखने से पता चल रहा है कि ये C और P को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो आपको लिखना क्या है, तो पहले तो आप लिख लीजिएगा मुख्य अक्ष लिख लीजिएगा हेडिंग, और डैश दीजिएगा, उस पर लिखना शुरू कीजिएगा क्या कि वक्रता केंद्र ब्रैकेट में C और ध्रुव ब्रैकेट में P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आगे होगा। अब आते हैं फोकस। तो फोकस क्या है उसको समझिए, उसके लिए एक अलग फिगर का सहारा लेना पड़ेगा हम लोग को। तो इस तरह से एक दो फिगर ले लेते हैं हम लोग, इसको पूरा उठाएंगे, इस तरह स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इसको हम इस तरह से खींचना शुरू करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये अवतल दर्पण हो, ये उत्तल दर्पण। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मतलब जैसे प्रकाश किरण है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको फोकस कहा जाता है। इसका फिगर हम नहीं बनाए तो बना लेते हैं। देखिए जब यहाँ से ये टकराएगा तो क्या होगा, ये इधर भाग जाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसको हम लोग आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे, डॉट 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 करके बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर मिलेगा वो हो जाएगा F। ये चीजें समझना कि ये स्ट्रेट है ना, सीधा है, थोड़ा फ्री हैंड से खींचे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं कि आप इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा। तो आप मुख्य फोकस या तो फोकस हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर आप यहाँ खड़ा होकर देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि यहाँ से प्रकाश जा रही है। इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती है उसी बिंदु को कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस, और इसको हम लोग F से सूचित करते हैं। कैपिटल F लिखिएगा जरूर, है ना। तो इसे F अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, इतना लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आगे होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखिए यहाँ पर आपको फिगर भी बना करके दिखाया गया है। ये जो है ना, यही है हम लोग का फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में क्या चीज बताया गया, तो देखिए F और P के बीच का दूरी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि फोकस और ध्रुव, मतलब फोकस करके ब्रैकेट में F लिखेंगे और ध्रुव ब्रैकेट में P लिखेंगे, और कहेंगे क्या कि फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और इसे स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आगे होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है ना। जब फिगर बनाया गया है तो ध्यान दीजिए, इसका सीधा से यहाँ किया और यहाँ हम इसका सीधा से यहाँ लाइन खींचे है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो C और P के बीच का दूरी को कहते हैं ना। तो लिखेंगे कैसा, तो वक्रता त्रिज्या आप हेडिंग डाल लीजिएगा, डैश देकर के लिखिएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दर्पण के
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर लिखते थे कैपिटल आर जरूर लिखिएगा ना, तो लिखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना ही लिखना है। एक लास्ट जो बचा वो है हम लोग कहते हैं द्वारक। तो द्वारक क्या है उसको समझना है। तो द्वारक ये है क्या, तो देखिए ये दर्पण है, तो दर्पण का ये परिधि कहलाएगा। तो इसी के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कहते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आप लोग द्वारक हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद लिखना है क्या कि दर्पण के वक्रीय परिधि के व्यास को, वक्रीय परिधि के व्यास को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से, दर्पण के वक्रीय परिधि के व्यास को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आती है तो आपको 5 नंबर में आती है। इसके चलते आपको ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद यहाँ में से कोई भी 5 गो रहेगा दिया हुआ, पूरा 7 नहीं रहेगा, 5 गो दिया हुआ रहेगा और उसी को परिभाषा आपको लिखना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये कर पाइएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं क्या चीज कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। मतलब कि ये फोकस दूरी स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में क्या संबंध है, यही हम लोग को देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटा सा फिगर बनाएंगे हम लोग। इस तरह से एक फिगर चलिए बना लेते हैं। यहाँ चलिए एफ कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं हम लोग सी। ये जो डिस्टेंस है वो हो गया हम लोग का स्मॉल एफ और ये जो हो गया डिस्टेंस वो हो गया हम लोग का कैपिटल आर, हम लोग का पी। तो लिखेंगे क्या, यदि इसको हम लोग को प्रूव नहीं करना है, यदि फोकस दूरी को एफ कर ले और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान ले, तब एफ जो है ना, स्मॉल एफ जो है ना, वो r/2 होती है। यही हम लोग क्या चाहिए, रिलेशन है कि f = r/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि f = r/2। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, वो पूरा का आधा है। तो अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये टोटल कितना होगा, 20 होगा। तो उसी तरह अगर मान लीजिए ये टोटल हम लोग कह रहे हैं कि 40 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम कह रहे हैं 40 है, तो ऐसे स्थिति में इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 20 होगा, है ना। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर ये कैपिटल आर आपको 20 सेंटीमीटर है तो स्मॉल एफ पूछेगा, तो आप लिखिएगा क्या कि स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर ये 20 है तो ये 10 सेंटीमीटर। करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से आप हमारी सपोर्ट करते रहें और चैनल को